नंदू की पत्नी आशा 8 महीने की गर्भवती थी। उसकी पहले से 2 छोटी छोटी बेटियां थी। नंदू अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ कुछ समय पहले ही काम की तलाश में शहर आया था। शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर दोनों अपने बच्चों के साथ रहते थे। यहाँ आकर उसने एक ठेला खरीद लिया। उसी ठेले से वो फैक्ट्री का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया करता था। जो पैसे मिलते उसी से वो अपने घर का खर्च चलाता था। इसी तरह सब कुछ सही चल रहा था। नंदू अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया तब उसके काम पर भी असर पड़ना शुरू हो गया। गर्मी के कारण वो थोड़ी देर ही ठेला चलाकर थक जाता था। क्या बात है जी, आज आपको काम पर नहीं जाना क्या? बहुत थकावट हो रही है। इतनी गर्मी में ठेला चलाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे कैसे चलेगा जी, घर का राशन पानी खत्म है। यहाँ शहर में एक एक चीज खरीद कर खानी पड़ती है। अगर काम नहीं करेंगे तो हम सब क्या खाएंगे? तुम सही बोल रही हो, लेकिन शहर में इतनी गर्मी हो रही है कि काम करना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जीने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप कोशिश करना धूप में काम ना करें और अपनी सेहत का ख्याल रखना। आपके अलावा हमारा शहर में कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो आशा, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना बोलकर नंदू अपना ठेला लेकर काम करने चला गया, लेकिन पत्नी की बात मानकर वो दिन की धूप में कम ही काम करता था। ज्यादातर काम वो शाम में किया करता था। समय के साथ गर्मी और ज्यादा होने लगी, जिसकी वजह से नंदू का सेहत खराब हो गया और कई दिन तक वो काम करने नहीं गया। क्या हो गया जी आपको? मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। ऐसी स्थिति में मैं आपकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। मदद तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आशा, तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है और मैं ठीक से तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसी हालत में सारे काम तुम्हें अकेले ही करने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं जी, काम तो मैं कैसे भी कर लूंगी, लेकिन चिंता तो इस बात की है कि हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं। घर में खाने को अनाज नहीं है। मकान मालिक रोज किराए के लिए आता है। अगर मैं ठीक रहती तो बाहर जाकर कुछ न कुछ काम करके पैसे तो जरूर कमा लेती। आशा, तुम इतना मत सोचा करो। भगवान जैसे तैसे बेड़ा पार लगा देंगे। हाँ, बस ऊपर वाले से यही उम्मीद है। फिलहाल मैं दवाई खाने से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, तापमान तो इतना ज्यादा है कि शरीर झुलस जाए। ऐसे में मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। तुम्हें भी कुछ हो गया तो मुझे और बच्चों को कौन संभालेगा? मुझे कुछ नहीं होगा जी, मैं दवाई लेने नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? दवाई खाना ज्यादा दूर नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना बोलकर आशा दवाई लेने चली गई। हाय, इतनी गर्मी, मेरी तो सांसें फूल रही है। एक कदम भी चला नहीं जा रहा। हिम्मत कर आशा, बस कुछ दूर और दवा ले लो, उसके बाद तो घर ही जाना है। इतना सोचते हुए किसी तरह आशा हिम्मत करके दवाई ले लेती है। इतनी तेज धूप होने के कारण रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। कोई पानी पिला दो। आशा बेहोशी की हालत में लोगों को पुकार रही थी। रास्ते में एक बुढ़िया जा रही थी। आशा की आवाज सुनकर वो बुढ़िया रुक गई और उसके पास जाकर उसे उठाती है। उसके पास एक पानी का बोतल था, उसी से वो आशा को पानी पिलाती है। उठो बेटी, उठ जाओ। पानी पीने के बाद आशा को थोड़ा होश आता है। मैं यहाँ बेहोश कैसे हो गई? अरे बेटी, इतनी गर्मी में ऐसी हालत में आराम करने के बजाय ऐसे धूप में बाहर निकलोगी तो बेहोश तो होना ही है। तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो ऐसी हालत में बाहर आई हो? उसके बाद आशा ने उससे सारी बात बता दी। ठीक है बेटी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत आशा को घर छोड़कर चली जाती है। घर पहुंचते ही जब नंदू उसे लेट आने का कारण पूछा तब आशा उसे सारी बात बता देती है। उसके बाद नंदू घबराते हुए बोला, क्या इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब का क्या होता? कुछ हुआ तो नहीं ना, आप ये दवा खा लो। आशा नंदू को दवा खिलाकर जा रही थी, तभी मकान मालिक मुकेश वहाँ आ जाता है। अरे नंदू, कहाँ हो? अरे तूने पिछले महीने का किराया अभी तक नहीं दिया। बता, ऐसे कैसे चलेगा? कितनी बार पैसे के लिए बोल चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे कानों में जू नहीं रेंगता। माफ करना भैया, कुछ दिन से गर्मी के कारण सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए पैसे की थोड़ी तंगी हो गई है। जैसे ही हाथ में पैसा आता है सबसे पहले आपका किराया ही दूंगा। बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। गर्मी सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं जो फ्री में रखूँ। अगर इस बार मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं से भी आपका पैसा चुका दूंगा। ठीक है नंदू, याद रखना अगली बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा, सीधे घर से बाहर करूंगा। इतनी धमकी देकर मकान मालिक चला गया। उसके बाद आशा नंदू के पास आती है। क्या बात है जी, मकान मालिक गुस्से में क्या बोल रहा था?
ऐसे के लिए धमकी देकर गया है। अगर इस बार हमने मकान का किराया नहीं दिया तो वो हम सबको घर से बाहर निकाल देगा। ये तो बहुत चिंता की बात है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, क्यों ना हम गांव से 2 महीने का किराया किसी से उधार ले ले। हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि कोई नया काम शुरू कर ले, और ना ही यहाँ कोई जानने वाला है जो हमारी मदद करे। मैं आज ही इस बारे में गांव वाले भाई जी से बात करती हूँ। ठीक है आशा, तुम बात करके देखो, शायद कोई मदद मिल जाए। अगले दिन आशा अपने जेठ को फोन करके मदद के लिए बोली, लेकिन उसका जेठ बहाने बनाने लगता है। मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर मदद करता। आखिर नंदू मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं यहाँ खुद मुसीबत में हूँ। मेरी जितनी भी गाड़ियाँ चलती थी उसमें से आधे से ज़्यादा गाड़ी ठप पड़ी है। काम ही मंदा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई जी। इतना बोलकर आशा फोन रख देती है और सारी बात नंदू को बता देती है। भाई जी ने तो मदद करने से मना कर दिया, अब कौन हमारी मदद करेगा। अब तो घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। कोई बात नहीं, शाम तक थोड़ा ठीक होता हूँ तो मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आऊँगा। उससे कुछ दिन का राशन तो आ ही जाएगा। नंदू के कहे अनुसार वो शाम को अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, अरे नंदू, तुम इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे थे? अपना ठेला बेच दिया क्या? नहीं मालिक, बस कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब है। हाँ, तबीयत खराब तो होना ही है, गर्मी जो इतनी पड़ रही है। कहो कैसे आना हुआ? मालिक, मेरे हाथ में पैसे नहीं है, घर में अनाज भी खत्म है, मेरे बच्चे भूखे हैं और पत्नी भी गर्भवती है। ऐसे में थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो मैं राशन खरीद लेता। बाद में मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मालिक को नंदू पे दया आ जाती है, इसलिए कुछ पैसे पॉकेट से निकालकर वो नंदू को दे देता है। नंदू खुशी खुशी उन पैसों से राशन खरीदकर घर ले जाता है। आशा सबके लिए खाना बनाती है। सभी साथ बैठकर पेट भरकर खाना खाते हैं। चलो, कम से कम आपके मालिक ने खाने के लिए तो पैसे दिए। इतनी मदद कर दी कि मेरे बच्चे भूखे नहीं रहे। हाँ, 1-2 दिन खाने का गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन किराए का कैसे करेंगे? वो मकान मालिक धमकी देकर गया है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? इस गर्मी में हमारे बच्चों की क्या हालत होगी? डर तो मुझे भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने की। वो हमारी परिस्थिति को जरूर समझेगा। इतनी बात करने के बाद नंदू आराम करने लगा और आशा अपने कामों में लग गई। कुछ दिन बाद सुबह सुबह जब आशा रसोई में खाना बना रही थी, तभी मकान मालिक कुछ आदमियों के साथ वहां आता है और नंदू को घर खाली करने के लिए बोलता है। नंदू, आज मेरे पैसे दो या घर खाली करो। मोहन भाई, मेरी बात सुनो, मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसों का इंतजाम नहीं कर सका। कुछ दिन की मोहलत और दे दो, मैं थोड़ा ठीक होकर काम करने लगूं, उसके बाद तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। मेरी पत्नी और बच्चे इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे? ये सब पहले सोचना चाहिए था। इतना बोलकर मोहन अपने आदमियों से बोलकर नंदू का सारा सामान घर के बाहर फेंकवा देता है। आशा भी अपने मकान मालिक से बहुत विनती करती है। मालिक, हम पर तरस खा, मेरी ऐसी हालत है और ऊपर से इतनी गर्मी, हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाकर मरना है मरो, मैंने सभी गरीब का ठेका नहीं ले रखा है। इतना बोलकर मकान मालिक नंदू और आशा को उसके बच्चों के साथ घर से निकाल देता है। नंदू किसी तरह अपने ठेले पर सारा सामान डालता है और अपनी दोनों बेटियों को ठेले पर बैठाकर अपनी पत्नी के साथ वहाँ से निकल जाता है। हम निकल तो गए हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? पता नहीं आशा, फिलहाल तो कोई ठंडी जगह देखकर रुकना पड़ेगा। तुम भी थोड़ी देर आराम कर लेना। कब तक ऐसे चलोगी? थोड़ी दूर जाने के बाद आशा बोली, सुनिए जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ पापा, मुझे भी भूख और प्यास लग रही है। मेरे बच्चों, अभी बस पानी से काम चला लो, बाद में कहीं रुककर हम खाना भी खा लेंगे। तुम दोनों अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखो। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करना आशा। मैं अभी कहीं न कहीं से पानी लेकर आता हूँ। नंदू बोतल लेकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। इधर आशा को अचानक दर्द शुरू हो जाता है। कोई मदद करो मेरी। माँ, आपको क्या हो गया? पापा कहाँ है? वो तो आपके लिए पानी लाने गए हैं। इतना दर्द। लेकिन बच्चों के अलावा उसके पास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसी रास्ते से एक महिला काम करके लौट रही थी। तभी नंदू की बेटी भागकर उसके पास जाती है। आंटी देखो ना, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, बहुत चिल्ला रही है। कहाँ है बेटी आपकी माँ? वो बच्ची उस महिला का हाथ पकड़कर आशा के पास ले जाती है। आशा को देखते ही वो महिला चौंक जाती है। हे भगवान, तुम्हें तो प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो, मैं अभी पास की कुछ औरतों को बुला कर लाती हूँ।
थोड़ी देर में बहुत सारी महिलाएं वहां आ जाती है और उसी ठेले पर आशा को सुला देती है। थोड़ी देर में आशा ने एक बेटे को जन्म दिया। उधर नंदू को बहुत मुश्किल से एक जलाशय से पानी मिल जाता है। वो पानी लेकर आ ही रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है जो कब से पानी पानी चिल्ला रहा था। नंदू वो सारा पानी उस आदमी को पिला देता है, जिसके बाद वो बेहोश आदमी एक राजा के रूप में बदल जाता है। मैं वन देवता हूँ बालक, मैं तुम्हारे नेकी की परीक्षा ले रहा था। तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। ये लो जादुई पौधा, ये कभी नहीं सूखेगा और इससे जो चाहे मांग सकते हो। तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर वो गायब हो गया। अभी तो फिलहाल मेरे बीवी बच्चे भूखे प्यासे मेरी राह देख रहे हैं, इसलिए हे जादुई पौधा, मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ खाना पानी दे दो। इतना बोलते ही वहाँ खाना पानी आ जाता है, जिसे लेकर नंदू तुरंत अपने परिवार के पास जाता है। वहाँ जाते ही उसने देखा महिलाओं की भीड़ लगी है। वो डर जाता है, कहीं मेरे बीवी बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। वहाँ जाने के बाद उसे जब सारी बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ और सारी महिलाओं को धन्यवाद बोला। सबके जाने के बाद नंदू ने जादुई पौधे वाली बात आशा को बता दी। ये सुनकर आशा बहुत खुश हुई। नंदू उस जादुई पौधे की मदद से पैसे लेकर खुद का नया घर खरीदा और अपना नया काम शुरू किया और पूरे परिवार के साथ सुखी से रहने लगा। उसके बाद कभी उसे पैसों की कमी नहीं हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।